देखिए, कल हम जजमेंट राइटिंग शुरू कर रहे थे। तो हमने जजमेंट राइटिंग में पहली बात ये देखी कि जजमेंट राइटिंग सीखने के लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि आपको पीएनएस की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करना आना जरूरी है। तो सबसे पहले आपकी बीएनएस पे कमांड होना जरूरी है। मैंने आपको ये कहा कि भाई प्रॉब्लम आप क्रिएट करो, जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम होंगी हम अलग से क्लास लेकर के उस प्रॉब्लम को डिस्कस करें। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बीएनएस को रटना और बीएनएस की प्रॉब्लम को सोल्व करना दोनों में फर्क है। एक एक वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करोगे बीएनएस उतनी ही आपको अच्छे तरीके से। जैसे कल एक घटना हुई कि कुछ लोग न्याय के लिए टंकी पे चढ़ गए और ये कहने लगे कि हमें न्याय नहीं मिला तो हम आत्महत्या कर लेते। कौन सी धारा का अपराध हुआ? क्रिमिनल इंटिमिडेशन सर। है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। किसको शक? आपराधिक। आत्महत्या का प्रयत्न। बीएनएस में है क्या? 226। बीएनएस में अपराध है क्या आत्महत्या का प्रयत्न? 226 है। बिल्कुल सही। सेक्शन 226 में नया प्रावधान किया है। सेक्शन 226 बीएनएस में नया प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति पब्लिक सरकार को आत्महत्या की धमकी देकर के कोई कार्य करवाता है तो वो 226 में अपराध होता है। और ध्यान रखना, सबसे बड़ी खासियत कि ये नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस, कि ये नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस, यानी इसमें एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है, केवल कंप्लेंट ही हो सकती है, परिवाद ही हो सकता है। तो कहने का मतलब बीएनएस और आईपीसी का भी अंतर है और फिलहाल आपको बीएनएस के अंतर्गत कमांड करना जरूरी है। आप कल मेरे से पूछ रहे थे कि भाई साहब कि सर एक बात बताओ कि हम मेंस की तैयारी कैसे करें। तो मेंस की तैयारी के लिए तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि आपकी जो भी मेजर एक्ट है उन मेजर एक्ट्स पर कमांड कीजिए आप। अभी आपके पास फ्री टाइम, अभी रूल्स बन रहे हैं, फिर उसके बाद वैकेंसी आएगी, फिर आपके पास वो होगा। तो रूल्स बनने वाले हैं, वैकेंसी आएगी। तो सबसे पहले आप जो भी पेपर दे रहे हो उसमें आप क्रिमिनल के और सिविल के मेजर एक्ट्स पे फोकस कीजिए, उनको व्यावहारिक रूप से तैयार कीजिए, यानी प्रैक्टिकली तैयार कीजिए। यानी आपको याद भी करना है और उसके साथ में उसके इम्प्लीमेंट को भी तैयार करना है, क्योंकि मौके बार बार थोड़ी आते हैं। भाई एक मौका गया, अब दूसरा मौका आने में 3 साल लग जाता है और अगली 3 साल आपके पास है कि नहीं है ये आपको पता नहीं। इसलिए जो भी तैयारी करो पूरे दिल से, पूरे एफर्ट से तैयार करो। चलो अब हम जजमेंट राइटिंग पे बात करते हैं कि जजमेंट राइटिंग के अंतर्गत अब हम रोल देख रहे हैं सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट का। भाई हमने बीएनएस का तो देख लिया कि प्रॉब्लम अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है तो बीएनएस को क्या करना पड़ेगा,
आपको तैयार करना पड़ेगा। कंठस्थ तो क्या, कंठस्थ का मतलब रटने से पार नहीं पड़ेगी, रटना तो है ही, उसके अलावा उसका व्यवहारिक रूप भी आपको याद करना पड़ेगा। काफी सारी किताबें आती हैं जिनमें प्रॉब्लम बेस होती है, आप तैयार करो। अगर किसी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत आती है कि सर मेरे ये बात समझ में नहीं आई, तो उसके लिए मैं आपकी क्लास ले लूंगा, लेकिन तैयारी आपको करनी है। दूसरी बात, अब जजमेंट राइटिंग हम शुरू करते हैं तो ध्यान रखना कि सबसे पहले कोर्ट का नाम आता है, चाहे क्रिमिनल की हो या सबसे पहले कोर्ट का नाम आता है कि कौन से कोर्ट में मामला आता है। ठीक, सिविल में कोर्ट को आइडेंटिफाई करना इजी है, सिविल में कोर्ट को आइडेंटिफाई करना इजी है, क्योंकि एग्जामिनर जो भी प्रॉब्लम देगा उस जगह का नाम बताएगा, और दूसरा उस मामले की वैल्यूएशन देगा। तो आपको पता है कि अगर 2 लाख रुपए तक का है तो सिविल जज में जाएगा, 2 लाख 1 रुपए से है 5 लाख रुपए के तक का तो सीनियर सिविल जज में जाएगा, और 5 लाख 1 रुपए से अधिक का है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है आपकी BNSS में कोर्ट को आइडेंटिफाई कर। BNSS में क्या, कोर्ट को आइडेंटिफाई करना कि कौन से कोर्ट में मामला चलेगा। इसके लिए आपके पीछे एक शेड्यूल दी हुई है, इसके पीछे आपके फर्स्ट शेड्यूल दी हुई है। जब मैं APP का इंटरव्यू देने गया था तब मेरे से पूछा था कि आपने फर्स्ट शेड्यूल देखी है क्या, मैंने कहा देखी है, कितने कॉलम और उनमें क्या लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट शेड्यूल है इसमें 6 कॉलम होते हैं, 6 कॉलम होते हैं टोटल। पहले कॉलम में क्या होता है, सेक्शन, दूसरे में ऑफेंस, फिर तीसरे में पनिशमेंट, चौथे में क्या अपराध कोग्निजेबल है या नॉन कोग्निजेबल है, फिर बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, और लास्ट में ट्रायल में कि इस अपराध की ट्रायल कौन करेगा। ठीक, तो हमारे सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारे यहाँ पर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं, नहीं, हमारे यहाँ सारे मजिस्ट्रेट क्या है, फर्स्ट क्लास, यानी सेकंड क्लास कोई मजिस्ट्रेट यहाँ पर है नहीं। तो हमारे यहाँ पर आप सबसे पहले, क्योंकि ये जो गलती होगी कौन सी, कोर्ट वाली, हमारे यहाँ तो इसको कंसिडर कर लेते, कंसिडर भी क्या कर लेते हैं कि आपको जहां पर 10 में से 7 नंबर आ रहे हैं वहां 10 में से 2 नंबर दे देंगे, 5 नंबर आपके गए, तो क्या कंसिडर होगा कि भाई आपने कोर्ट का नाम गलत लिखा है, बाकी जजमेंट कर दिया, तो एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे देता है, इससे ज्यादा नहीं देता, 2.5 दे देता है। लेकिन जहां पर आपको 7-8 नंबर आने चाहिए थे वहां पर आपको क्या मिल रहा है, केवल 2 या 2.5 नंबर, तो 5-5.5 नंबर का आपको वहां लॉस हो गया केवल एक नाम गलत लिखने से। तो सबसे पहले इसको तैयार करने के लिए आप एक लिस्ट बनाओ कि कौन से अपराध हैं जो ट्रायल बाय सेशन है। ऑफेंस ट्रायल बाय सेशन, हाथ से बनाना, AI से मत बनाना। चाबी चाहिए क्या तेरे को? है
है ना। तो हाँ, एआई से मत बनाना, आपने खुद के हाथ से फर्स्ट शेड्यूल को देखते हुए बनाना। एक बार तो सारे को रीड करना कि कौन से अपराध ट्रायल बाय सेशन है और कौन से अपराध ट्रायल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, है ना। तो जो जो अपराध ट्रायल बाय सेशन है उनके लिए वही शेड्यूल बना लेना। 6 की धारा, ऑफेंस, पनिशमेंट, कोग्निजेबल और नॉन कोग्निजेबल, बेलेबल और नॉन बेलेबल और ट्रायल बाय। ट्रायल बाय, है ना। ये तो इसके लिए सबसे पहले ये शेड्यूल बना करके और अभी से रटना शुरू कर दे, अभी से ही रटना शुरू कर दे। आपका महीने भर की एक्सरसाइज है ये, इजी काम नहीं है। आपको ये लगता है कि ये तो मैं 2 मिनट में तैयार करके कर लूंगा, तो ध्यान रखना जिस दिन पेपर देने जाओगे ना, उस दिन आपके दिमाग में वो सारे अपराध होने चाहिए जो ट्रायल बाय सेशन, और जो ट्रायल बाय सेशन नहीं है वो ट्रायल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वो ट्रायल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो आपको कोर्ट का नाम पता करना है क्रिमिनल में, तो उसके लिए अपने हाथ से ये लिस्ट बनाना। कहीं आप एआई से पूछे कि जेमिनी बता कि बीएनएस के कौन से अपराध ट्रायल बाय सेशन है, वो एक लिस्ट बना करके आप दे दोगे, मजा आ गया है। और वो भी पूरे नहीं देता, इसलिए अपने हाथ से फर्स्ट शेड्यूल के एक एक सेक्शन को आइडेंटिफाई करते हुए अपनी लिस्ट बना, क्योंकि अभी टाइम है। अपने हाथ से बना, ये पहला काम करना कि कोर्ट का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले। ठीक। अब जैसे ही कोई भी कोर्ट में मामला आता है ना, तो कोर्ट में मामला आने के बाद कोर्ट, जैसे चार्जशीट कोर्ट में आई, तो कोर्ट क्या करेगा चार्जशीट पे? भाई 2 ऑप्शन है, या तो कोग्निजेंस लेगा या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए लौटाएगा। कोर्ट ने पाया कि इसमें अपराध बनता है तो कोर्ट क्या करेगा, उसमें कोग्निजेंस ले, कोर्ट क्या करेगा, कोग्निजेंस लेगा। ठीक, पहली बात। चलो भाई ठीक है। कोग्निजेंस का मतलब क्या होता है? कोग्निजेंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी मामले को कोर्ट जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है, और अप्लाई करने के बाद और चलने लायक है तो वो ऑर्डर देता है किस चीज को, कि ये जो केस है ना, इसको रजिस्टर्ड कीजिए। इस केस को क्या करो, रजिस्टर्ड करो, केस को रजिस्टर्ड करो। इसी को कोग्निजेंस बोलते हैं। तो जो केस को रजिस्टर्ड कराते हैं, तो एक कोर्ट का वो होता है क्या, रजिस्टर, उस रजिस्टर में उसे रजिस्टर्ड किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपका केस का नंबर आ रहा है 10956/2006, तो ये आपका क्या हो गया केस, ये आपका क्या हो गया। अब आप ये कहोगे कि साहब एक में 10,000 केस आ जाते हैं क्या? तो पहले तो क्या था कि कोर्ट वाइज केसों की लिस्ट बनती थी, आजकल केसों की कंप्यूटराइज लिस्ट बनती है, और वो जिले के जितने भी केसों के नंबर होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपका क्रिमिनल केस नंबर हो गया,
ये क्या हो गया आपका क्रिमिनल केस नंबर। ठीक, और फिर कंप्यूटराइज होते हैं तो इसलिए CIS नंबर बोलते हैं, सॉरी, CIS नंबर लिखा जाता है जो कंप्यूटर जनरेटेड होता है कि आपको किस पर, ई कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। वो नंबर कौन सा होता है, CIS नंबर होता है, और जो कोर्ट का नंबर होता है वो क्रिमिनल केस नंबर होता है। समझ गए? यानी क्रिमिनल केस का टाइटल अगर आप तैयार कर रहे हो तो सबसे पहले क्या आएगा, कोर्ट का नाम आता है। सबसे पहले क्या आता है, कोर्ट का नाम आता है। ये होता है बेटा कंप्यूटर इंस्टॉलेशन सैंक्शन नंबर होता है इसका, ऐसे कुछ होता है ना। तो सबसे पहले आपको क्रिमिनल का टाइटल के लिए सबसे पहले कोर्ट का, फिर जो दूसरा होता है वो होता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है कोर्ट का। जजमेंट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम लिखा जाता है। दूसरा क्या होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम लिखा जाता है। फिर उसके बाद में कोर्ट का नंबर, CIS नंबर जो कंप्यूटर जनरेटेड होता है, FIR नंबर, और PS कौन से पुलिस थाने का मामला है। ठीक, फिर अगर कंप्लेंट परिवाद पर है, भाई मामला किस पर है, परिवाद पर है, तो कंपेटेंट का नाम आएगा और अक्यूज का नाम आएगा। लेकिन हमारे ज्यादातर प्रॉब्लम है वो IPC यानी सरकार वाले मामलों से आती है। केवल चेक वाले मामले में अगर आपसे पूछा गया तो वो बात है दूसरी। कंप्लेंट केस में केवल चेक वाला पूछता है या कोई डिफेमेशन का पूछ लेता है। फिर एक पार्टी क्या हो गई, स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान, और दूसरा वर्सेज। तो ध्यान रखना जब वर्सेज लिखो तो ये वर्सेज मत लिखना, किसी भी ऑथेंटिक बुक में ये वर्सेज नहीं, या तो पूरा वर्सेज या फिर वीडो, या तो वर्सेज पूरा या फिर वीडो। फिर उसके बाद में जो अक्यूज होता है उसका नाम और पूरी डिटेल जजमेंट में लिखे जाते हैं, केवल नाम ही नहीं, है ना, कास्ट को छोड़कर बाकी पूरी डिटेल लिखी जाती है। नाम, पिता का नाम, एज और रेजिडेंस पूरा लिखा जाता है। ठीक, फिर ऑफेंस अंडर सेक्शन कि किस धारा का अपराध है जिसके लिए जजमेंट किया जा रहा है, किस धारा का ऑफेंस है जिसके लिए जजमेंट किया जा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, फिर अपन सॉरी परजेंस देते हैं। परजेंस है ना, परजेंस में पहला स्टेट की ओर से है ना, और तो यहां पर हम प्रोसिक्यूटर के लिए लिखते हैं,
अब देखिए, अगर ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है, ट्रायल कौन कर रहा है, तो आप यहां लिखोगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या लिखोगे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। किस स्टेट की ओर से कौन है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और अगर वो एसीजेएम है, अगर वो एसीजेएम या सीजीएम जे कोर्ट है, तो आप लिखोगे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, अभियोजन अधिकारी, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, है ना। और अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट लिख रहे हैं, जेएम फर्स्ट लिख रहे हो, तो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, तब असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। फिर उसके बाद में दूसरा, अक्यूज की ओर से जो भी एडवोकेट हैं, उन एडवोकेट का नाम, और एडवोकेट के आगे लर्नेट जरूर लिख देना। प्रोसिक्यूटर और एडवोकेट के आगे लर्नेट या विद्वान वर्ड जरूर लिख देना, कि विद्वान अधिवक्ता और विद्वान, क्योंकि सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। दिखना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं, सम्मान दे नहीं। फिर उसके बाद में शुरू होता है आपके जजमेंट की यात्रा। उसके बाद में शुरू होती है जजमेंट की यात्रा। ठीक। अब एक बात बता दीजिए कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग कहां से स्टार्ट होती है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग कहां से स्टार्ट होती है? चार्जेस फ्रेम करने से सर। हाँ बेटा। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से। क्या फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से। बेटा? ट्रायल शुरू होती है क्रिमिनल चार्जेस से। हम FIR से सर। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, वो होती है FIR से। ठीक। और खत्म कहां होती है? और जजमेंट में या तो एक्विटल होता है या कन्विक्शन होता है। कन्विक्शन होने के बाद में क्या होता है? उसका सेंटेंस वारंट तैयार होता है। किसका? अक्यूज का। वहां जाकर के खत्म होती है। तो जो पूरी यात्रा होती है ना, FIR कैसे दर्ज होती है, अभी सही बात तो मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली आपने आरजेस मेंस लिख दिए। अगर आपसे मैं ये कहूं कि एक मोटरसाइकिल आप लेकर के WTP गए, और WTP के बाहर आपने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की, और आप चले गए कहां पर? अंदर मनोरंजन करने। और जब आप मनोरंजन करके वापस आए, तब है, तब वापस आए, तब आपकी बाइक गायब मिली। अब आप वहां, पुलिस थाना लगता है जवार सर्किल। पुलिस थाना कौन सा लगता है? उस जवार सर्किल पुलिस थाने में उस FIR की रिपोर्ट देना चाहते हो। ईमानदारी से बताओ, कितने व्यक्तियों को लिखनी आती है? ईमानदारी से बताओ कि कितने व्यक्तियों को लिखने आती है? नहीं। तो यानी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जजमेंट का, FIR, और हमें करना क्या है? जजमेंट। ये थ्योरी और प्रैक्टिकल का फर्क। ये थ्योरी और
प्रैक्टिकल का फर्क, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल का फर्क। क्या हम एफआईआर नहीं लिख सकते और हम जजमेंट करके आते? तो ध्यान रखना, जो भी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है वो दो तरीके से होती है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप अपनी एक एफआईआर लिख करके इन रिटर्न में थाने में पेश कर सकते हो। आगे बात समझ। और मान लो मेरी तरह नहीं पढ़े लिखे हो तो आप वहां जाकर के ओरली भी बोल सकते। और जब आप ओरली बोल रहे हो तो जो भी पुलिस ऑफिसर होता है वहां पर वो उसको रिटर्न में करता है और आप पढ़ करके सुनाते हो और फिर वो व्यक्ति साइन करता है। तो एफआईआर ओरल भी करवाई जा सकती है और रिटर्न में भी करवाई जा सकती है। अब आप एफआईआर देने जा रहे हो इन रिटर्न में, उसकी क्या प्रोसीजर होती है? क्योंकि आप जजमेंट में लिखना है, आपको स्टार्टिंग लिखनी है कि एफआईआर कैसे रजिस्टर्ड हुई। ये आपको किस में लिखना है? जजमेंट में लिखना होता है। आगे बात समझ में कि इस प्रकार से चोरी हुई और आदमी कोर्ट थाने पे गया, रिपोर्ट दर्ज कराई। और रिपोर्ट कैसे दर्ज होती है वो नहीं। तो देखिए, एफआईआर रजिस्टर्ड कराने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि आप थाने पे गए, आपने रिटर्न में एक एफआईआर लिखी कि टू एसएचओ पुलिस थाना जो भी है उस, फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट लिखा दिया कि एफआईआर रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं साहब। क्या कराना चाहते हैं? फिर आप लिखते हो कि सर कि जो मेरा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं रिक्वेस्ट करता हूं क्या कि भाई मैं ऐसे ऐसे घूमने आया था, बाइक यहाँ खड़ी की थी, अंदर गया, वापस आया तो गायब मिली। मैंने आसपास में देखा, नहीं मिली। कोई अननोन पर्सन उसे क्या कर लिया? चोरी करके ले गया। तो आप रिपोर्ट दर्ज करें और इस पर कार्रवाई करें। और नीचे आपने क्या कर दिए? साइन कर दिया। ठीक, ये काम किसका था? आपका था। ये जजमेंट में लिखना पड़ेगा आपको। जजमेंट में ये जो मैं बता रहा हूं ये सारे कंटेंट जजमेंट में लिखे जाते हैं। आगे बात समझ में? एफआईआर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस से लेकर के जजमेंट होने तक की सारी प्रोसेस लिखी जाती है। किसमें? जजमेंट में। यानी आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो ना वहां से लेकर के आगे तक की सारी प्रोसीडिंग लिखनी पड़ती है। अब आप इस पर सबसे पहले लिखोगे कि एफआईआर रजिस्टर्ड कैसे होती है। तो जैसे आप ले जाकर के दोगे पुलिस वाले को, पुलिस वाला क्या करेगा? एफआईआर। अब एफआईआर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है? इस पर पुलिस क्या करती है? पुलिस प्रोसीडिंग करती है जिसको हम बोलते हैं कार्रवाई पुलिस। क्या होती है? कार्रवाई पुलिस। तो वहां पर जो भी उस दिन ड्यूटी ऑफिसर होता है, कौन होता है? ड्यूटी ऑफिसर। चाहे वो एसएचओ भी हो सकता है, और एसएचओ नहीं है तो उसकी जगह जो भी अधिकारी होता है वो उस दिन क्या करता है? एसएचओ की ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? वो इस पे क्या करता है? कार्रवाई पुलिस अंकित करता है, जिसमें ये लिखता है कि ये भाई साहब मेरे पास में रिटर्न में एक रिपोर्ट लेकर के, कैसे कि थाने में ये भाई साहब आए और इन्होंने रिटर्न में एक रिपोर्ट मेरे सामने पेश की। मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा और उसके बाद में सबसे पहले वो ऑफेंस आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी धारा का अपराध।
अब जैसे बार हुई है तो 3032 बीएनएस का अपराध, किसका अपराध हो गया? 303(2) बीएनएस का ऑफेंस हो गया। ठीक। अब उसके बाद में दूसरा इस कार्रवाई पुलिस में लिखता है कि इसका मामला कहां दिया जाए। भाई आ गई। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट करता है। क्या करता है? आईओ अपॉइंट करता है कि भाई ये इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगा कि भाई मैं ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर एक्स इसके आईओ हैं। एसआई जो भी रैंक का है वो इसकी क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन। पहले क्या होता था कि जो एफआईआर नंबर होता है वो भी इसी में लिख दिया जाता था। किसमें? कार्रवाई पुलिस में, है ना। लेकिन अब क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस कि यूथ एडवोकेट एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का, जिसमें ये कहा गया कि 24 घंटे में एफआईआर ऑनलाइन होनी चाहिए सिवाय पॉक्सो और रेप से संबंधित मामलों की, है ना। पॉक्सो और रेप से संबंधित मामलों की एफआईआर ऑनलाइन। तो ये क्या करते हैं? उस एफआईआर को ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन करने के बाद में एफआईआर नंबर जनरेट होता है। जैसे मान लो आपसे पहले यहां 35 एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई तो इसका नंबर क्या आएगा? 36। और 36 के ओब्लिक में जो भी ईयर होता है वो आ जाता है जैसे 26। आगे बात समझ। तो ये क्या हो गया? एफआईआर नंबर। तो कार्रवाई पुलिस में क्या लिखी जाती है? 3 बातें लिखी जाती है। एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या जरूरी है? पुलिस प्रोसीडिंग। और पुलिस प्रोसीडिंग में 3 बातें लिखी जाती है। पहली बात क्या? कि किस धारा का ऑफेंस हो रहा है। दूसरी बात आयु। और तीसरा एफआईआर नंबर कि भाई इस मामले की इन्वेस्टिगेशन ये व्यक्ति करेगा। ठीक। ये एफआईआर रजिस्टर्ड होने की प्रोसेस है। जैसे आप स्टार्टिंग करते हो ना कि प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी थाने में उपस्थित हुआ और एक लिखित तहरीर पेश की कि मैं ऐसे ऐसे वहां घूमने गया था और मेरी बाइक जब वापस आया तो नहीं मिली, फिर मैं, है ना, जिस पर पुलिस ने पुलिस कार्रवाई करके अंकित करके मुकदमा संख्या इस धारा में ये एफआईआर नंबर अंडर सेक्शन ये और इस इन्वेस्टिगेशन को अपॉइंट करके आती है कि नहीं आती। तो स्टार्टिंग की जो 2 लाइनें होती है ना वो एफआईआर के बारे में होती है कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ना। तो जजमेंट का पहला स्टार्टिंग पॉइंट है। जो आप जजमेंट पढ़ोगे रियल वाले जजमेंट, किताब वाले नहीं, कौन से जो उन्होंने लिखे हैं जो कभी कोर्ट ही नहीं गए, कोर्ट वाले जो जजमेंट होते हैं उन जजमेंटों में पहली लाइन यही आती है कि एफआईआर कैसे रजिस्ट्रेशन होती है। जब हम जजमेंट लिखेंगे सारी बातें आपको दिखेगी। तो ये मत समझना कि ये सर क्या बता रहे हैं, जजमेंट बता रहे हैं कि एफआईआर बता रहे हैं। तो पहली लाइन जो आती है वो किस चीज की आती है? एफआईआर की आती है। यानी कि एफआईआर कैसे रजिस्ट्रेशन। फिर एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने के बाद में दूसरी प्रोसीडिंग आती है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। फिर ये आयोग क्या करेगा? आयोग क्या करेगा? तो जो उसी का सेकंड पॉइंट जो होता है किसका?
इसी का जजमेंट का फर्स्ट पैरा का जो सेकंड बात होती है उसमें हम लिखते हैं कि अनुसंधान प्रारंभ किया गया, है ना, और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, है ना, कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्या किया गया, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, क्या किया गया, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक, अब यहां पर सारे एविडेंसों के बारे में लिखा जाता है। क्या किया जाता है, सारे एविडेंसों में, कि भाई सबसे पहले कि कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने घटना देखी, उनसे क्या करते हैं हम, ओरल एविडेंस लेते। ठीक, दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दूसरा हम क्या ले रहे हैं भाई, हम उससे पूछ रहे तेरे पास थी कि नहीं बाइक, आरसी वगैरह, ये कुछ तो पेश कर, बेटर। दूसरा, आगे बात समझ, ये तो फिर तीसरा होता है सरकमस्टेंशियल एविडेंस। क्या होता है, सरकमस्टेंशियल एविडेंस, जैसे नक्शा मौका, आगे बात समझ, किसी से, है ना, सीजर मेमो, ये सारे क्या हो गए, सरकमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, कलेक्शन ऑफ। तो हम क्या कर रहे हैं, है ना, फिर इसके बाद में जैसे सीसीटीवी फुटेज ले रहे हैं, ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, है ना। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इंक्लूड होता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस किसमें, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में, इलेक्ट्रॉनिक। तो यानी आईओ ने जो भी काम किया, इन्वेस्टिगेशन किया, वो हम फर्स्ट पॉइंट के दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं। ठीक है, जजमेंट के फर्स्ट पॉइंट के सेकंड पैराग्राफ में लिखते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में एविडेंस कलेक्ट होने के बाद में क्या होता है, एविडेंस कलेक्ट होने के बाद क्या होता है, तो चीज ध्यान रखना, सेक्शन 187, नहीं सॉरी, मैं किसी अक्यूज को हमने कोर्ट में पेश किया, उसकी प्रोसीडिंग हुई, एविडेंस का कलेक्शन हुआ, उसके बाद में जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है, उसके बाद में जो कोर्ट में चार्जशीट है ना, वो एसएचओ पेश करता है। कौन पेश करता है, एसएचओ। चार्जशीट कौन पेश कर रहा है, एसएचओ पेश कर रहा है। ठीक, तो जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं, वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद अपनी फाइल किसको देते हैं, एसएचओ को देते हैं। लास्ट जो फाइंडिंग देता है वो एसएचओ देता है, लास्ट फाइंडिंग। जैसे हम सीआरपीसी की बात करें तो वह सीआरपीसी के 168 में फाइल किसको दी जाती है, एसएचओ को, और एसएचओ सीआरपीसी के 169 और 170 में डिसीजन लेता था। ठीक है, कि एफआर देनी है, क्लोजर रिपोर्ट देनी है तो 169, और चार्जशीट देनी है तो 170। तो उसके बाद में क्या होता है, ये कलेक्शन हो गया, और उसके बाद में एसएचओ ने
चार्जशीट कहां पेश की? कोर्ट में एक्यूज के अगेंस्ट पेश की। चार्जशीट कोर्ट में पेश की। ठीक, ये पहला पैराग्राफ होता है आपके जजमेंट। एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट। आगे बात समझ। ठीक, अब चार्जशीट कोर्ट में आती है तो यहां दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है। क्या होता है? यानी थाने तक की प्रोसेस कहां गई? यानी थाने वालों ने क्या किया, वो सारा का सारा कहां आ रहा है? फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में हम कहां आ गए? कोर्ट में। कोर्ट में जैसे ही आती है चार्जशीट, कोर्ट कोग्निजेंस लेने से पहले 207 सीआरपीसी की कंप्लायंस मैंडेटरी। यानी एक्यूज को क्या करता है? कॉपी दिलवाई जाती है। ठीक, सबसे पहले क्या करता है? 207 की कंप्लायंस करता है। कंप्लायंस हो गई तो वो कोग्निजेंस लेता है। फिर क्या करता है? कोग्निजेंस लेता है। तो यहां लिखते हैं सेक्शन 207 की कंप्लायंस की गई, या हम सीधा भी लिख देते हैं कि एक्यूज को क्या कराएगा? इसकी कॉपी दिलाई गई। क्या कराएगी? कॉपी दिलाएगी। ठीक, फिर ये पहला काम क्या कर लिया कोर्ट ने? कॉपी दिला दी, कोग्निजेंस ले ली। उसके बाद में सेकंड जो काम होता है उसको बोलते हैं चार्ज आर्ग्यूमेंट। क्या होता है? चार्ज आर्ग्यूमेंट। ठीक, चार्ज आर्गुमेंट में अक्यूज ये कहता है कि मेरे खिलाफ मामला नहीं बनता, और वो क्या कहता है? मेरे खिलाफ मामला। फिर उसके बाद में क्या होता है? चार्ज फ्रेम होता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है? ठीक, सेकंड पॉइंट में ये तीन बातें आती हैं। सेकंड पॉइंट में ये तीन, यानी कहने का मतलब आपकी जो बीएनएस या सीआरपीसी है वो आपके जजमेंट में दिखती है। बीएनएस और सीआरपीसी क्या है? आपके जजमेंट में दिखती है। चार्ज में क्या होता है? चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है फैक्ट इन इश्यू। क्या होता है? एक आदमी ये कह रहा है कि चोरी की, दूसरा आदमी कह रहा है नहीं की। तो एक व्यक्ति हाँ कर रहा है और दूसरा, चार्ज में यही हुआ ना। तो जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है इशू। किसका आता है? इशू। ध्यान रखना, इशू में दो पॉइंट बनते हैं। पहला तो ऑफेंस का और दूसरा सेंटेंस का। इशू केवल दो ही बनते हैं। जैसे मान लो किसी ने घर में घुसा, चोरी की, सारे काम, एक इशू। ठीक, और अगर वो ऑफेंस साबित हो गया तो उसका सेंटेंस क्या होगा? ये दो बात है। ठीक, कि हाँ,
कि इशू की क्या इस भाई साहब ने चोरी की, और अगर चोरी साबित हो जाए तो इसको पनिशमेंट क्या देंगे, सजा क्या देंगे। ये दो इशू बनते हैं। ठीक। फिर उसके बाद में जो चौथा पॉइंट आता है, अब चार्ज लग गए, चार्ज के बाद में नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस। नेक्स्ट क्या होती है, तो हम यहां लिखते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने क्या एविडेंस पेश की, कि क्या तो ओरल एविडेंस था, क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था, क्या मटेरियल एविडेंस था, इन सब के बारे में बता। ठीक। फिर इसी पॉइंट में जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट हो जाती है तो एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज, कि ये तो प्रोसिक्यूशन ने दिया, फिर इस पर एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज, कि अभियुक्त ने क्या कहा। फिर अक्यूज ने अगर कोई डिफेंस में एविडेंस पेश किया गया, डिफेंस एविडेंस, तो हमने किसके बारे में, डिफेंस एविडेंस के बारे में लिखा। आगे बात समझ, ये क्या हो गया, फिर जो भी एविडेंस हुई है ना, उनका एनालिसिस किया जाता है, साक्ष्य का विवेचन। पांचवें पॉइंट में क्या किया जाता है, साक्ष्य का विवेचन किया जाता है। जो भी एविडेंस यहां आई है चौथे पॉइंट में, पांचवें पॉइंट में जो भी महत्वपूर्ण साक्षी होते हैं उनका विवेचन किया जाता है, कि भाई कंप्लेनेंट था, ये विक्टिम था, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उन सब के बारे में क्या किया जाता है, विवेचन किया जाता है। ठीक। फिर छठे पॉइंट पे आती है, जब विवेचन कंप्लीट हो जाता है तब आती है फाइनल आर्गुमेंट। फिर क्या आता है, फाइनल आर्गुमेंट। और फाइनल आर्गुमेंट में क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन को अपना मामला बियॉन्ड डाउट प्रूव करना होता है, और अक्यूज डाउट क्रिएट करता है नहीं, इसको बोलते हैं फाइनल आर्गुमेंट। जिसमें जैसे जब भी कोर्ट में फाइनल आर्गुमेंट होती है, जैसे हम क्या करते हैं, कोर्ट को बताते हैं कि सर ये जो एविडेंस आए हैं, ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस में कंप्लेनेंट, इस कंप्लेनेंट के सपोर्टिंग एविडेंस ये है जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अक्यूज ने ऐसा कोई एविडेंस पेश नहीं किया कि इन एविडेंस पे क्या किया जा सके, डाउट किया जा सके, तो ये बियॉन्ड डाउट क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। इसलिए आप क्या करें अक्यूज को, और वो कहता है कि साहब प्रोसिक्यूशन फेल हो गया, क्योंकि इस मामले के अंतर्गत इस गवाह ने ये तो कहा है लेकिन ये बात पूरी नहीं कही है, तो ये इस चीज को कोरोबरेट नहीं कर रहा है, जबकि इस बात को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये फाइनल आर्गुमेंट होता है। ठीक। फिर फाइनल आर्गुमेंट में वही होता है, प्रोसिक्यूशन वो एविडेंस बताती है जिसके आधार पर उनका मामला बनना है, और वो ये बताता है। फिर उसके बाद सातवां पॉइंट किसका होता है, जजमेंट। इस सातवें पॉइंट में वर्डिक्ट दिया जाता है। सातवें पॉइंट में क्या दिया जाता है, वर्डिक्ट। ध्यान रखना, जो भी जजमेंट की कॉपी चेक करता है वो केवल वर्डिक्ट को देखता है। वर्डिक्ट का मतलब होता है कि जो जजमेंट आपने किया है उस डिसीजन का आधार क्या है।
7वें पॉइंट में कि आपने कहा कि साहब ये एक्विटल, तो एक्विटल क्यों किया, उसके लिए आपने आधार देने पड़ते हैं। इसको बोलते हैं वर्डिक्ट ऑफ जजमेंट। आपने सजा की है तो आप उन आधारों को बताते हो जिसके आधार पर क्या करते हैं, सजा कर रहे हैं, है ना। तो जजमेंट में आपने अगर उसे एक्विटल कर दिया, क्या कर दिया, एक्विटल कर दिया, सॉरी दोष मुक्त कर दिया, तो फिर क्या करेंगे, उसके आधार लिखेंगे। और आधार लिखने के बाद में फिर वो आगे तो आएगा नहीं, इसलिए हम उससे क्या करेंगे, अपील के लिए जमानत लेंगे, बेल बॉन्ड भरवाएंगे और उसे कहेंगे कि जा मजे कर। ठीक, कोर्ट जजमेंट में नीचे साइन करता है। ठीक, और अगर हम उसे सजा कर रहे हैं तो सबसे पहले किन सी धाराओं में कन्विक्शन हुआ और फिर उन धाराओं पर दंड के बिंदु पर सुनने के बाद में या तो पीओ का लाभ देंगे या फिर एक्विट वो करेंगे, और सजा करेंगे तो उसका सजा वारंट तैयार करते हैं। क्या कराते हैं, सेंटेंस वारंट तैयार किया जाता है, जहां पर जितने दिन वो रहा है उसको सेटअप करवाया जाता है। उसको क्या कराया जाता है, सेटअप कराया जाता है। जो प्रॉपर्टी मिली है उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया जाता है। जैसे मान लो बंदूक है, तलवार है, गांजा है, शराब की बोतलें हैं, कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा, इस मामले में मोटरसाइकिल है तो डिस्पोज की भाई वाहन स्वामी को दिया जाए, वाहन स्वामी नहीं ले जाए तो बेच करके राजकाज में पैसे डालो। शराब है उसको डिस्पोज किया जाए, तो वो कोई क्या करता है, प्रॉपर्टी के डिस्पोज करने के ऑर्डर देता है जजमेंट के बाद। ठीक, अब ये जो जजमेंट हो गया उसके बाद में लास्ट में लिखा जाता है कि जजमेंट कैसे किया है आपने, कि मैंने ओपन कोर्ट में, खुले न्यायालय में इसे क्या किया है, लिख करके मैंने जजमेंट दिया खुले न्यायालय में, और प्रत्येक पृष्ठ पर मैंने क्या किए हैं, सिग्नेचर किया, और फिर उसके नीचे वो क्या करता है, साइन करता है। ये आपके जजमेंट में सीआरपीसी और एविडेंस का रोल है। यानी एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, चार्ज फ्रेमिंग, ट्रायल का पूरा पोर्शन, फिर जजमेंट, सारी की सारी वियना सारी। और हर जगह आप क्या लिख रहे हो, प्रोसिक्यूशन एविडेंस में ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यहां उसका रोल आता है, किसका, एविडेंस का। तो कहने का मतलब जजमेंट राइटिंग में तीनों सब्जेक्टों का क्या रोल है, ये दो बातें समझ में आ गई हम, कि जजमेंट में तीनों सब्जेक्टों पे कमांड होना क्या जरूरी है, कमांड होना जरूरी है ना। फिर हम जजमेंट लिखेंगे। अभी तो हमने क्या देखा है कि किस प्रकार से क्रिमिनल का जजमेंट तैयार होता है। ठीक, यानी एफआईआर से स्टार्ट होता है प्रॉपर्टी के डिस्पोज ऑफ तक, और जजमेंट पे साइन होने तक की प्रोसेस जजमेंट में लिखी जाती है। ठीक, कल हम देखेंगे कि सिविल का जजमेंट कैसे तैयार होता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है ना, वो अपन कल देखेंगे।